मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम करेक्ट। दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। क्या दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। क्या दोस्तों, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज अपन नगरी सभ्यता। अपन ने जो है राजस्थान इतिहास का अपन अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत जो अपन सभ्यताओं को पढ़ रहे थे। सभ्यताओं में जो अपन ने कालीबंगा सभ्यता पढ़ ली थी, बेराट सभ्यता पढ़ ली थी, आहड़ सभ्यता पढ़ ली थी, गणेश्वर सभ्यता पढ़ ली थी। ये चार जो है प्रमुख राजस्थान की सभ्यता है, उनको अपन जो है विस्तृत रूप से अपन ने अध्ययन कर चुके थे। आज अपन जो है इन छोटी छोटी सभ्यताओं के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की जो सभ्यता है अपनी वो है नगरी सभ्यता। मैंने कहा दोस्तों, हर क्लास में मैं कहता भी आया हूँ कि जो है प्राचीन काल में जो भी सभ्यता विकसित हुई वो किसी न किसी जो है नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो दोस्तों, जो नगरी सभ्यता है वो नगरी स्थान का पड़ता है, नगरी स्थान पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। जो नगरी सभ्यता है वो जो नगरी स्थान है वो राजस्थान के जो है चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। और ये कौन सी नदी के किनारे? बेड़ज नदी के किनारे। जब अपन ने आहड़ सभ्यता का अध्ययन किया था तो वो भी दोस्तों जो है आया या बेड़ज या बनास नदी के किनारे विकसित हुई। और जब मैंने बोला भी था दोस्तों कि जो है चित्तौड़गढ़ जो नगर है दोस्तों वो बेड़ज नदी के किनारे बना हुआ है, बसा हुआ है। और जो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है बेड़ज और गंभीरी नदी के किनारे बना हुआ है। तो दोस्तों, बेड़ज नदी जैसे चित्तौड़गढ़ नगरी सभ्यता, नगरी स्थान चित्तौड़गढ़ में स्थित है या यहाँ ये विकसित हुई और जो है ये बेड़ज नदी के किनारे विकसित हुई। एक जनपद मिलता है दोस्तों, सीवी जनपद। कौन सा जनपद? सीवी जनपद। तो नगरी जो है सीवी जनपद की राजधानी थी दोस्तों। जब अपन ने जब बेराट सभ्यता पढ़ी थी तो वहां मैंने आपको बताया था बेराट जो है मध्य शासन की राजधानी थी। और जो है नगरी सभ्यता जो है सीवी जनपद की राजधानी। कौन से जनपद की? सीवी जनपद की राजधानी, सीवी जनपद की राजधानी। और जो है नगरी को प्राचीन जो काल था उसमें जो है मध्यमिका नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से? नगरी को प्राचीन काल में मध्यमिका नाम से जाना जाता था। नगरी का ही प्राचीन काल में नाम क्या था? मध्यमिका। या एक और नाम मिलता है इसका मेलपाट। कौन सा पाठ? मेलपाट। मध्यमिका या मेलपाट। प्राचीन काल में इसको मध्यमिका नाम से जाना जाता था। और ये सीवी जनपद की राजधानी थी। कौन? मध्यमिका। ये अपन को जो है यहाँ से जो सिक्के, चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं अपन को, क्या सिक्के, उनसे अपन को ये जानकारी मिलती है। उन सिक्कों में जो है एक तरफ तो जो है माध्यमिका लिखा होता था, उससे पता चलता है कि जो है नगरी के प्राचीन काल में नाम क्या था? माध्यमिका। और दोस्तों, एक तरफ जो इसमें एक लेख उत्कीर्ण होता था, वो लेख था दोस्तों मध्य निकाय सीवी जनपद जय, सीवी जनपद जय। ये जो है इन सिक्कों पे जो है एक लेख उत्कीर्ण मिलता है। इससे अपन को जो है जानकारी मिलती है कि जो है नगरी का प्राचीन काल में जो क्या नाम था? मध्यमिका नाम से जानी जाती थी, या इसी को अपन मेलपाट कहते हैं। सीवी जनपद की राजधानी को नगरी सभ्यता, मध्यमिका सीवी जनपद जय। ये जो है अपन को सिक्कों पे उत्कीर्ण लेख मिलता है। अपन ने पढ़ी अभी तक दोस्तों नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता जो है नगरी स्थान जो है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, बेड़ज नदी के किनारे स्थित है। ये जो है सीवी जनपद की राजधानी था। नगरी को ही जो प्राचीन काल में मध्यमिका या मेलपाट नाम से जाना जाता था। इसका उल्लेख अपन को जो है सिक्कों पे एक उत्कीर्ण लेख मिलता है, मध्यमिका सीवी जनपद जय। इससे अपन को ये जानकारी मिलती है कि जो है नगरी को ही प्राचीन काल में मध्यमिका नाम से जाना जाता था। ये छोटी छोटी सभ्यता है दोस्तों, अपन इनका जो है मेन फैक्ट अपन इसमें पढ़ेंगे। इसके जो नगरी सभ्यता के जो है उत्खनन करता है दोस्तों, उत्खननकर्ता का नाम मिलता है। इसकी जो उत्खनन या इसका जो खोज की थी 1904 में वो D.R. भंडारकर के नाम ने की थी। किसने? D.R. भंडारकर द्वारा इसकी खोज 1904 में जो की गई।
नगरी सभ्यता की जो उत्खनन करता कौन है, डी.आर. भंडार। अब अपन बात करेंगे इसकी विशेषताओं की या इसकी जो इसमें जो अपन को अवशेष मिलते हैं उनकी। तो दोस्तों जो नगरी सभ्यता है उसमें अपन को जो है एक नगरी सभ्यता का जो उल्लेख है वो पाणिनि महोदय के द्वारा भी किया गया। किसके द्वारा, पाणिनि महोदय के द्वारा भी जो है नगरी सभ्यता का उल्लेख किया गया है। और जो उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि श्यामल दास थे, उन्होंने जो यहाँ पे जो है दो शिलालेखों की खोज की थी। नगरी सभ्यता से अपन को क्या क्या मिला, ये है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता से जो अपन को दो शिलालेख मिलते हैं और ये यहाँ पे जो है अपन को मंदिर का अवशेष मिलता है, या जो यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण और बलराम के मंदिर का, ये है अपना मंदिर। यहां से हमको दो शिलालेख मिलते हैं। एक का नाम है दोस्तों हाथीबाड़ा, या इसी को हाथी बरकला का शिलालेख बोलते हैं अपन। हाथीबाड़ा का शिलालेख। और दूसरे का नाम मिलता है दोस्तों गोसुंडी शिलालेख। जब अपन शिलालेख पढ़ेंगे तो गोसुंडी शिलालेख से ही जो अपन को जो है सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय का जो लेख मिलता है, कौन से मिलता है, गोसुंडी शिलालेख से। तो इन दोनों जो शिलालेखों की खोज दोस्तों 1887 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह का जो दरबारी कवि था, कवि श्यामल दास के द्वारा की गई। कौन से, कवि श्यामल दास, किनके द्वारा की गई, कवि श्यामल दास के द्वारा जो है इसकी खोज की गई। इन दो शिलालेखों की, हाथीबाड़ा का शिलालेख और गोसुंडी का शिलालेख, इनकी खोज 1887 में कवि श्यामल दास द्वारा की गई। ये जो है महाराणा सज्जन सिंह के टाइम पे जो है कवि दरबारी कवि थे। महाराणा सज्जन सिंह दोस्तों उनके काल में ही 1881 में जो है मेवाड़ की प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1881 में महाराणा सज्जन सिंह के टाइम पे। और उनके शासनकाल में ही जो 1871 में दिल्ली शाही दरबार लगा था, वहां पे जो है मेवाड़ की ओर से जो है प्रथम बार जाने वाला कोई व्यक्ति था, वो था महाराणा सज्जन सिंह। जब अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो अपन सज्जन सिंह के बारे में जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हाथीबाड़ा का शिलालेख और गोसुंडी का शिलालेख है, इसकी खोज 1887 में की गई कवि श्यामल दास द्वारा। इनका एक ग्रंथ मिलता है दोस्तों, ग्रंथ वो है वीर विनोद। इनके ग्रंथ का नाम है दोस्तों, ये इन्होंने जो राजस्थान इतिहास की किताब लिखी वो है वीर विनोद नाम से। जब ये राजस्थान इतिहास के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करी थी, जो उन्होंने जब शिलालेखों के अध्ययन से ही उन्होंने बुक लिखी थी, तो उस टाइम जो 1887 में जो है हाथीबाड़ा का शिलालेख और गोसुंडी का शिलालेख प्राप्त हुआ। कहां से, नगरी सभ्यता से। और जो है गोसुंडी शिलालेख है, ये खोज तो कवि श्यामल दास द्वारा की गई, पर इसको जो है पढ़ने का श्रेय जो है ये प्रथम बार जिसने पढ़ा, यह पढ़ने का श्रेय वो जाता है दोस्तों, या सर्वप्रथम जो इसको पढ़ा गया वो इसके खोजकर्ता द्वारा पढ़ा गया। और खोज किसने की इसकी, डी.आर. भंडार। गोसुंडी शिलालेख से अपन को जो है गोसुंडी शिलालेख से अपन को राजस्थान में जो है वैष्णव या इसी का नाम मिलता है भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय के बारे में उल्लेख। वैष्णव संप्रदाय के बारे में राजस्थान के कौन से शिलालेख में जो है इसका उल्लेख है, तो गोसुंडी शिलालेख में जो है वैष्णव संप्रदाय के बारे में उल्लेख कहाँ पे मिलता है तुमको, गोसुंडी शिलालेख में। और गोसुंडी शिलालेख जो है तुमको कहाँ मिलता है, नगरी सभ्यता में। गोसुंडी शिलालेख की खोज जो है कवि श्यामल दास द्वारा की गई। और जो है ये मंदिर मिला है वो तुमको वैष्णव धर्म का प्राचीनतम मंदिर, वैष्णव कौन सा धर्म, वैष्णव धर्म का प्राचीन, राजस्थान में जो है कौन सा मंदिर है, प्राचीन मंदिर। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीन जो मंदिर है वो कहाँ मिलता है, नगरी सभ्यता में। और इसकी खोज भी जो है इनके द्वारा की गई, डी.आर. भंडार के द्वारा की गई। और दोस्तों जो अपन नगरी सभ्यता है
इसमें जो अपन को गुप्त काल के जो अवशेष मिलते हैं, कौन से काल के? गुप्त काल के अवशेष भी जो है अपन को कहां से मिलते हैं? नगरी सभ्यता से। तो ये अपनी कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता के बारे में अपन ने पढ़ा। नगरी सभ्यता जो है, नगरी स्थान जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। इसकी खोज जो है ये ब्यास नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी सभ्यता? नगरी सभ्यता। इसमें जो है इसकी खोज जो है 1904 में D.R. भंडारकर द्वारा की गई। और इसमें जो है अपन को क्या क्या मिला? इसमें अपन को जो है हाथीवाड़ा का शिलालेख, गोसुंदी शिलालेख। हाथीवाड़ा का शिलालेख को अपन ध्यान रखना दोस्तों, हाथीबरकला का शिलालेख या हाथीवाड़ा का शिलालेख अपन को कहां? कवि श्यामल दास द्वारा 1887 में नगरी सभ्यता में खोजा गया। गोसुंदी का शिलालेख जो है वो भी जो है कवि श्यामल दास के द्वारा ही नगरी सभ्यता में खोजा गया। और इसको जो सर्वप्रथम पढ़ा है वो पढ़ा किसने? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। वैष्णव धर्म के प्राचीन मंदिर के प्रमाण या प्राचीन मंदिर अपन को नगरी सभ्यता में देखने को मिलता है। और राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय के बारे में जो उल्लेख मिलता है उनको गोसुंदी शिलालेख में देखने को मिलता है। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों बागेर या बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता जो दोस्तों भीलवाड़ा में पड़ती है। और बागोर की जो हवेली है वो हवेली उदयपुर में, बागोर की हवेली उदयपुर में है। और जो बागोर सभ्यता है वो कहाँ है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कौन सी नदी के किनारे है? तो भीलवाड़ा में जो है कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कोठारी नदी के किनारे जो है क्या हुई? विकसित हुई। कौन सी नदी के किनारे? विकसित नदी के किनारे। इसके जो है उत्खनन करता है, वो उत्खनन करता है दोस्तों V.N. मिश्र और L.S. लेसनिक। V.N. मिश्र का जो है इनका पूरा नाम मिलता है वीरेंद्रनाथ। V.N. मिश्र का पूरा नाम है वीरेंद्रनाथ मिश्र। क्या नाम है दोस्तों? वीरेंद्रनाथ मिश्र। उत्खनन करता दोहे के, ध्यान रखना, V.N. मिश्र और L.S. लेसनिक। ये अपनी आहार सभ्यता जब पढ़ी थी तो V.N. मिश्र ने किसके सहयोग से? H.D. सांकलिया, ये दोनों जो है पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो जो है बागोर सभ्यता को उत्खनन करता V.N. मिश्र और L.S. लेसनिक ने इनकी खोज की। भीलवाड़ा, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता विकसित हुई। इसका उत्खनन करता V.N. मिश्र और L.S. लेसनिक थे। ये जो है दोस्तों आहार सभ्यता के समान सभ्यता थी। किसके समान? आहार सभ्यता के समान। यहाँ से जो अपन को अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ से जो अपन को उपकरण प्राप्त हुए हैं, वो कौन सी सभ्यता के समान थे? आहार सभ्यता के समान। तो जो है अपन कह सकते हैं कि जो बागोर जो सभ्यता थी वो आहार के समान, आहार सभ्यता के समान थी। कौन सी? बागोर सभ्यता। राजस्थान में जो है, राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में, राजस्थान या मैं पोस्टर में भारत लिख देता हूँ, भारत में जो है कृषि व पशुपालन के जो प्राचीनतम जो अवशेष मिलते हैं या प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? उनको बागोर सभ्यता। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो है राजस्थान में कृषि व पशुपालन के अवशेष कहां से मिलते हैं? राजस्थान में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम जो अवशेष है, प्राचीनतम जो प्रमाण है कृषि व पशुपालन के, वो अपन को बागोर सभ्यता से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? बागोर सभ्यता से। बागोर सभ्यता से अपन को ध्यान रखना दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम जो प्रमाण है वो कहां से मिले? तो बागोर सभ्यता से मिले। राजस्थान में नहीं बल्कि जो भारत में जो कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम जो उनको अवशेष मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? बागोर सभ्यता से। अपन एक और सभ्यता पढ़ेंगे राजस्थान में, तिलवाड़ा बाड़मेर। वहां से भी जो है अपन को कुछ साक्ष्य कृषि व पशुपालन के जो प्राचीनतम कुछ साक्ष्य मिलेंगे। पर जो है यहाँ पे जो साक्ष्य मिलते हैं अपन को वो जो है एक पूर्ण रूप से विकसित साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए जो अपन को इसको ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं। तो राजस्थान में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले हैं? बागोर सभ्यता से। इसको जो अपन को एक उपनाम से जाना जाता है या इसको जो है आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। कौन सी संस्कृति का? आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। किसको? बागोर सभ्यता को जो है आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जो है यहां से जो अपन को उपकरण मिले हैं, यहां से प्राप्त उपकरण या औजार, उपकरण या औजार या शस्त्र जो है वो बहुत सुंदर या एक व्यवस्थित या पूर्ण रूप से व्यवस्थित या पूर्ण रूप में मिलेंगे। आज बागौर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो अपन को जो उपकरण या यहाँ से जो अपन को जो औजार मिले हैं वो जो है पूर्ण रूप से मिले हैं, मतलब कोई टूटा फूटा भाग नहीं मिला, एकदम सुंदर बनावट से प्राप्त हुए हैं और व्यवस्थित ढंग से बने हुए हैं, वो जो है पूर्ण रूप से मिले हैं। इसलिए अपन को क्या कहते हैं? इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय, बागौर सभ्यता को जो है आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से जो है उनको मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए। कौन से कालीन? मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए। 1841 में जो है कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर गांव में जो अपन को जो है कुछ औजार प्राप्त हुए थे। उन औजारों के अकॉर्डिंग ही अपन ने जो है पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। खैर ये इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, तो अपन को जो है यहाँ से मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? बागौर सभ्यता से। जैसे यहाँ के औजार, उपकरण, शस्त्र वगैरह जो अपन को कहीं से बने हुए हैं, पत्थरों से निर्मित है। यहाँ के औजार जो है सफेद पत्थरों से निर्मित मिलते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो है औजारों की दृष्टि, औजारों को देखते हुए यहाँ से जो उनको मध्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो है ये भी एक बढ़िया बात है दोस्तों, या बढ़िया फैक्ट है इसका, हाथ के और कान के जो आभूषण है वो कांच के बने हुए हैं। कहीं के बने हुए हैं? कांच के। जो हाथ और जो कान के जो आभूषण हैं वो कहीं के बने हुए हैं? कांच के बने हुए हैं। ये अपनी छोटी सी सभ्यता है दोस्तों, बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता जो है भीलवाड़ा, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। उत्खननकर्ता वीएम मिश्र या इनका पूरा नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्र एलएस लेसनी। आर्य सभ्यता के समान सभ्यता है, आर्य सभ्यता के समान अपन को यहाँ से जो है औजार उपकरण मिले हैं, उस हिसाब से जो है कह सकते हैं कि ये आर्य सभ्यता के समान सभ्यता है। राजस्थान में इसका ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, राजस्थान या भारत में जो है कृषि और पशुपालन के जो प्राचीनतम अपन को साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम अपन को जो है प्रमाण मिलते हैं कृषि और पशुपालन के, वो कहां से मिलते हैं? बागौर सभ्यता से। एक और जगह अपन को कृषि और पशुपालन के जो है राजस्थान में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, पर जो है वो मिलते हैं तिलवाड़ा बाड़मेर से। कहां से मिलते हैं? तिलवाड़ा बाड़मेर से। और जो है सबसे ज्यादा जो बात पूछा यही गया इस सभ्यता से, जो है राजस्थान में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो बागौर सभ्यता से मिलते हैं। इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो उनको औजार प्राप्त हुए वो पूर्ण रूप से प्राप्त हुए हैं और उनकी बनावट बहुत सुंदर है और पूर्ण रूप से एक व्यवस्थित रूप से बने हुए मिले हैं अभी तक, इसलिए इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन को अवशेष प्राप्त हुए हैं, औजार, उपकरण, शस्त्र वगैरह। तो कौन से काल के? मध्य पाषाण काल के। यहाँ से जो हाथ और कान के जो है आभूषण प्राप्त हुए हैं वो कहीं से निर्मित है? कान से निर्मित है। हाथ और कान के आभूषण कान से बने हुए। अपन बात करेंगे दोस्तों जो है इसी क्लास में नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता की? नगरी सभ्यता की। अब अपन नेक्स्ट सभ्यता पढ़ेंगे दोस्तों, रेड सभ्यता। ये भी जो एक छोटी सी सभ्यता है, कौन सी? पर इंपोर्टेंट सभ्यता, रेड सभ्यता। रेड सभ्यता है दोस्तों, रेड स्थान कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। रेड स्थान कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये ढील नदी के किनारे विकसित हुई, ढील नदी के किनारे विकसित हुई। रेड सभ्यता, रेड स्थान जो है टोंक में पड़ता है, ढील नदी के किनारे ये विकसित हुई। इसमें जो है उत्खनन करता है दोस्तों, वो उत्खनन करता है अपने दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी। कौन से पुरी? केदारनाथपुरी और दयाराम साहनी, ये दो इनकी खोज करता है। रेड सभ्यता के उत्खनन या खोज करता कौन है? दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी से उत्खनन करता है। रेड सभ्यता, रेड नामक स्थान जो कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है, ढील नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ से जो उनको उत्खनन के दौरान 3 प्रकार के प्रमाण या 3 प्रकार के साक्ष्य को मिलते हैं। मालवा गणराज्य की सिक्के, बहुत सी बार पूछा हुआ है दोस्तों,
मालवा गणराज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जो है मालवा गणराज्य के सिक्के अपन को रेड सभ्यता से प्राप्त होते हैं। लोहे सामग्री जो है, जो इसके विशाल भंडार है, लोहे सामग्री के विशाल भंडार, लोहे सामग्री या लोहे की पट्टी जो कहाँ से प्राप्त होती है अपन को रेड सभ्यता से। एक सभ्यता अपन पढ़ेंगे उदयपुर में बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता में जो अपन को लोहे की 5 भट्टियों के प्रमाण मिलते हैं। खैर उसको जो है बालातल सभ्यता पढ़ेंगे अपन, जब मैं बता दूंगा। रेड सभ्यता में जो है लोहे सामग्री के विशाल जो है भंडार मिलते हैं। मालवा गणराज्य के सिक्के लोहे सामग्री के विशाल भंडार जो है रेड सभ्यता से मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है वो ये है दोस्तों कि पंचमार्क सिक्के कहां से मिलते हैं अपन को, रेड सभ्यता से। पंचमार्क सिक्के मतलब पंचमार्क सिक्के जो है चांदी के आहत सिक्के को अपन क्या कहते हैं, पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्कों को क्या कहा जाता है, चांदी के आहत सिक्के। वो कहां से प्राप्त होते हैं अपन को, रेड सभ्यता से। पंचमार्क सिक्के दोस्तों जो है एशिया का सबसे बड़ा भंडार, सिक्कों का एशिया का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिलता है अपन को, रेड सभ्यता से। और जो है भारत में एक स्थान से सबसे बड़ा भंडार सिक्कों का, सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार। ये दो फैक्ट याद रखना दोस्तों। एशिया का जो है, एशिया का सिक्कों का सबसे बड़ा, किसका, सिक्कों का, चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार अपन को रेड सभ्यता से जो है प्राप्त होता है। रेड सभ्यता में अपन को जो है मालवा गणराज्य के सिक्के प्राप्त होते हैं, लोहे सामग्री के विशाल भंडार प्राप्त होते हैं। अपन को जो है यहाँ से जो है पंचमार्क सिक्के प्राप्त होते हैं। और कितने प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना 3075 चांदी के सिक्के अपन को जो है एक स्थान से प्राप्त होते हैं। 3075 चांदी के सिक्के, इतने सारे सिक्के जो अपन को एक साथ प्राप्त होते हैं रेड सभ्यता से। जो भारत का नहीं बल्कि एशिया का जो है अब तक का सब सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे मिलता है, रेड सभ्यता से। या भारत में एक स्थान से जो है सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जो है उनको कहाँ मिलता है, रेड सभ्यता से। कितने सिक्के, 3075 सिक्के जो है अपन को एक चांदी के जो है रेड सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और जो है ये इसका एक फैक्ट ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष अपन को कहाँ से मिलता है, जो अपन भारत में जो है गुप्त शासकों का राज था उससे जो पूर्व के जो अवशेष हैं वो भी अपन को कहां से मिलते हैं, रेड सभ्यता से। अपन एक बात की दोस्तों, रेड स्थान जो है टोंक, राजस्थान में टोंक जिले में पड़ता है। ढील नदी के किनारे रेड सभ्यता विकसित हुई। यहाँ से जो है अपन को मालवा गणराज्य के सिक्के प्राप्त होते हैं। कौन से गणराज्य के, मालवा गणराज्य के अपन को सिक्के प्राप्त होते हैं। लोहे सामग्री के विशाल भंडार जो अपन को रेड सभ्यता से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो है एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार अपन को कहां से प्राप्त हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा पंचमार्क सिक्कों का जो भंडार है, चांदी के सिक्कों का जो भंडार है वो रेड सभ्यता से अपन को प्राप्त हुआ। या भारत में जो एक स्थान से जो है सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार अपन को कहां से प्राप्त हुआ है, रेड सभ्यता। 3075 चांदी के सिक्के जो अपन को एक जगह से मिलते हैं। पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष भी अपन को जो है रेड सभ्यता से मिलते हैं। उत्खननकर्ता की अपन ने बात की थी, दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी। कौन सा पुरी, केदारनाथ पुरी ने इनकी खोज की। यहाँ से और विशेषता क्या मिलती है उनको, और विशेषता तो अन्य विशेषताओं में जो है बंदर के समान बर्तन भी कहां से मिलते हैं अपन को, रेड सभ्यता से। और दोस्तों हवन के सिक्कों पर जो है शासक का अपोलोडोटस, उसका एक खंडित सिक्का भी अपन को कहां से प्राप्त होता है, रेड सभ्यता से। हवन के सिक्कों पर यूनानी का शासक था कौन, अपोलोडोटस, उसका एक खंडित सिक्का भी अपन को कहां से प्राप्त होता है, रेड सभ्यता से। मण मूर्तियों पर मथुरा कला के अवशेष पाए जाते हैं। जो मण मूर्तियां मतलब जो टेराकोटा पद्धति से निर्मित मूर्तियां, मतलब आग में मिट्टी की मूर्तियां जो है आग में अपन जलाकर पका लेते हैं तो उनको कौन सी संज्ञा दी जाती है, मण मूर्तियां टेराकोटा की संज्ञा दी जाती है। और राजस्थान में जो है टेराकोटा कला या मण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो वो है अपने
मोलेला गांव राजसमंद जो है मण मूर्तियां टेराकोटा कला के लिए जाना जाता है। मोलेला गांव राजसमंद। मण मूर्तियों पर मथुरा कला के अवशेष कहां से पाए जाते हैं? रेड सभ्यता से। तो ये अपने दोस्तों सभ्यताओं की बात की, और मैं जो है अगली क्लास में जो अब छोटी छोटी जो सभ्यता, एक दो और बड़े बड़े सभ्यता बची है, उनको एक बड़े विस्तृत रूप से मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और उसके बाद जितने भी जो राजस्थान में छोटी छोटी सभ्यता हैं उनको अपन एक ग्राफ के तौर पर पढ़ेंगे। तो ये बात की मैंने दोस्तों रेड सभ्यता की। रेड सभ्यता जो है रेड नामक स्थान पर नील नदी के किनारे विकसित हुई। मालवा गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए। लोहे सामग्री के विशाल भंडार यहाँ से मिले। यहाँ से जो एशिया का सबसे बड़ा भंडार पंचमाश सिक्कों का या चांदी के सिक्कों का कहां से मिला? रेड सभ्यता से। पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले? रेड सभ्यता से। यहाँ जो सामान है वो बंदर के समान जो है यहाँ बर्तन प्राप्त हुए। हवन के जो सिक्के थे उनपे जो है यूनानी शासक अपोलोडोटस का जो है उनको खंडित सिक्का प्राप्त हो। मण मूर्तियों पर जो है कौन सी कला के अवशेष? मथुरा कला के अवशेष अपन को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बात की आपके रेड सभ्यता की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।